बांट दीजिए। मुस्कान कौन है? तो मान लीजिए क्लास चल रही है हम लोगों की और पुलिस आके लाठीचार्ज करने लगे। पुलिस तो यही कर रही है, नहीं? पुलिस तो यही कर रही है। पुलिस इनसेंसिटिव हो गई है, असंवेदनशील। तो अगर लाठीचार्ज करेगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? मैं तो अभी भाग जाऊंगा। अगर मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी तो मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से। अब मारी तो रही है ऐसे ही तो, छोटा बघाड़ा और सलोरी में भी मारी है शायद। तो पहले सब बातें तय हो जानी चाहिए। अब देखिए, पुलिस अगर आ गई क्लासरूम में तो पहले तो हमें मारेगी सीधे। देखिए, पटना वाले खान सर पर FIR हो गया है कि नहीं? एक चीज हम बता दें, नहीं टेंशन, जब लाठी पड़ जाएगी तो ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ेगी। देखिए, प्रशासन से हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते। समझिए इस बात को। आप लोग तो IAS के स्टूडेंट हैं ना, ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा समझदार हैं। आप तो इस क्लास में कह रहे थे कि हम विरोध करेंगे, कोई आ जाएगा तो। मार रहे थे बहुत ज़्यादा। कब? वही हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए पुलिस वाले सस्पेंड हो जाए, वो अलग मैटर है, लेकिन इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, उसकी ज़िंदगी तो बिगड़ गई ना। अब तो वो हैंडीकैप्ड कोटे से ही फॉर्म भरेगा, है कि नहीं? तो पहले कुछ बातें समझ लीजिए, ताकि अगर पुलिस तो नीचे ही है, हालांकि यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। क्या नाम है? हो गया? और कॉपी है, 1 मिनट।
देखिए 30 तक था उम्मीद की खुल जाएगा, लेकिन अब 15 फरवरी तक हो गया है। तो आपको बता दें कि अगर बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती, जैसे कि अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, आंदोलन भी होगा, हाँ अपोजिशन वाले भी करेंगे, तो स्टूडेंट्स भी चीज़ें करेंगे। अच्छा चुनाव भी है, तो ये सब होना भी चाहिए। और देखिएगा आप, जब भी चुनाव होता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। एक्चुअली ये होती नहीं है, ये करवाई जाती हैं। अब आप ऐसे समझिए कि रोजगार के नाम पर ही तो दंगा हो रहा है, रोजगार के नाम पर दंगा हो रहा है। और हम अगर अपना इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं तो कम से कम हम रोजगार में हैं, और जो हमारे यहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं वो भी रोजगार में हैं। तो सरकार को तो ये समझना चाहिए कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो रोजगार में भी हैं, रोजगार दे भी रही हैं, उनको तो खोलने का आदेश दे देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सरकार का अधिकार सरकारी संस्थाओं को बंद करने का है, तो सरकारी स्कूल बंद कर दें, सरकारी कॉलेज बंद कर दें, लेकिन उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी बंद करा रखे हैं। अगर मान लीजिए कोचिंग बंद कर दें तो आपका खैर जो लॉस होगा, भविष्यगत जो लॉस होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं लोग, उनका भी तो नुकसान होगा। तो किस प्रकार से सरकार नहीं सोच पा रही है। और जहाँ तक हम महसूस कर पा रहे हैं कि आने वाले दिन में और सख्ती बढ़ाएंगे ये लोग और कहेंगे नहीं बंद करिए। जैसे कर्नलगंज थाने में जिनसे हमारी बातचीत हो रही हो, बोले सर अब ज़्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपको क्लास ऑफ करनी पड़ेगी कुछ दिन के लिए। तो हमने कहा ठीक है चलिए देखते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हुआ, क्लास ऑफ करनी पड़ी, तो कैसे हम लोग फिर क्लास करेंगे। देखिए ऑनलाइन एक विकल्प जरूर है, मगर ऑनलाइन से वो संपूर्णता नहीं आ पाती है। और पूरे हम भारत की बात कर रहे हैं ना, अभी आप लोग उतना मेच्योर हैं ऑनलाइन चीज़ों को समझने के लिए, ना हम लोग उतना मेच्योर हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। दोनों बातें हैं। मान लिया दृष्टि भी ऑनलाइन पढ़ा रही है, मगर बच्चे बहुत सेटिस्फाइड थोड़ा ना है। ऑनलाइन तो सिर्फ एक मजबूरी है, खाना पूर्ति है। तो ये फील आता है वो ऑनलाइन थोड़ा ना पाता है। क्यों? देखिए जब यहाँ हम आपको देखते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आप बातें समझ पा रहे हैं या नहीं। और मान लीजिए हम जूम पे पढ़ाएं या गूगल मीट पे पढ़ाएं, वो भी वो बात आ नहीं पाएगी। सिर्फ एक मजबूरी का विकल्प है ऑनलाइन। इसलिए हमने इस बार कहा था कि अगर लॉकडाउन होता भी है तो हम क्लास चलाएंगे, और लगातार देखिए चला ही रहे हैं। 6 तारीख से लॉकडाउन है ना, 6 जनवरी से, आज लगभग 27 जनवरी हो गई। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये दबाव भी है कि आप क्लास मत चलाइए, क्योंकि और कोई क्लास चल नहीं रही है। अच्छा ये कमी थोड़ा सा कोचिंग वालों की भी है। व्यापार मंडल बना है, उनके अंदर यूनिटी है, सब दुकानें चल रही हैं। जब पहले कोरोना फेज में आप लोगों ने कहा कि हमारा रेंट कम हो जाए, तो सभी मकान मालिकों ने एक संगठन बना लिया, याद है कि नहीं? सभी मकान मालिकों ने एक संगठन बना लिया, और संगठन बनाने के बाद ये तय कर लिया कि हम लोग किराया नहीं माफ़ करेंगे, 50 कर देंगे या 60 कर देंगे। ऐसे हुआ है कि नहीं? और वो स्वेच्छा पर हो गया कि जिसका मन कहे माफ़ कर दे, लेकिन संगठन ने तय कर लिया। तो संगठन थोड़ा सा एजुकेशन में नहीं बन पा रहा है। अभी सभी कोचिंग वाले चाह जाएं, दृष्टि IAS तो अरबों का कंपनी है कि नहीं? करोड़ों रुपया टैक्स देती है। धे IAS करोड़ रुपये टैक्स देती है। अगर ये लोग चाह जाएंगे तो सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। तो यही लोग नहीं चाह रहे हैं। और वो क्यों नहीं चाह रहे हैं? ताकि इसी सहारे जो और छोटी कोचिंग वाले हैं वो समाप्त हो जाएंगे।
फिर कंसंट्रेशन ऑफ एजुकेशन किनके पास हो जाएगा? बड़ी संस्थाओं के पास हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम अपनी क्लास ना बंद करें। अब दिल्ली में जितने छोटी कोचिंग वाले सब समाप्त हो गए, तो जो हिंदी मीडियम का छात्र है एक नाम रट के जा रहा है, दृष्टि आईएएस। अब तो दिल्ली में जाके पता नहीं करता कहाँ पढ़ना है, अपने गांव से ही सोच के जा रहा है। जब हम लोग तैयारी करते थे तो हम लोग जाते थे, देखते थे कि अच्छा कहाँ पढ़ना। जैसे आप इलाहाबाद आते हैं ना, तो लेकिन अब इलाहाबाद में देखिए दृष्टि आ गई, तो आप गांव से निकल के ही सोच रहे हैं कहाँ पढ़ने जाना है दृष्टि में। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब रिकमेंडेड हैं। क्यों? आप सभी लोग रिकमेंडेड हैं कि अरे जाइए कुमार मैंग से पढ़िए, इकोनॉमी अच्छा पढ़ाते हैं। आपने गांव में थोड़ा सोचते कुमार मैंग से पढ़ना है, लेकिन जो अभी इलाहाबाद में है, जो वो दिल्ली जाएंगे तो सोच के जा रहे हैं विजन में पढ़ना है, दृष्टि में पढ़ना है। दिस इज कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये तो कॉर्पोरेट है। तो ये सब भी एक मिली भगत के तहत है। अच्छा, एजुकेशन थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे फायदा नहीं है, इसलिए भी लंबे समय तक शासन करना है तो जनता को कम शिक्षित करना होगा। क्यों? अगर आप लोग शिक्षित हो जाएंगे तो आप में से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है नहीं। कैसे अरविंद केजरीवाल बन गए? अरविंद केजरीवाल आईएएस मुख्यमंत्री बन गए, दिल्ली का काया पलट कर दिया, दिल्ली अच्छी हो गई। यूपी में कौन बन रहा है? अजीब अजीब प्रकार के लोग बन रहे हैं। समस्या तो है, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है इसके बाद जो आएंगे वो कोरोना में लॉकडाउन नहीं करेंगे? और किसी ने अपने विपक्षियों ने, जो भी विपक्षी प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो बसपा हो सपा हो, वो कह रहे हैं अगर हम आ जाएंगे तो कोचिंग खोलने देंगे। कहा कोई बात सुना आपने? या वो कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो सब कुछ एकदम। महाराष्ट्र में ओपन हो गया, दिल्ली में कर्फ्यू हट गया है वीकेंड, यूपी में चुनाव है, अभी 10 मार्च तक रिजल्ट आएगा, तब तक कितना संभाल लिया अभी हम कल से बंद कर दें तो आप 2 महीना नहीं पिछड़ेंगे, आप 2 साल पिछड़ जाएंगे। और देखिए सब कुछ चीज़ें सही चल रही हैं, टेस्ट हो रहा है, मेंस हो रहा है, करंट की सीट आपको मिल रही है, आंसर राइटिंग हो रही है, तो ये सब कैसे ऑनलाइन मान लीजिए हम पढ़ा सकते हैं, ये सब कैसे कराएंगे? सब लिख लिख के दिखाएंगे जूम पे, देखिए आप चेक कैसे करेंगे फिर? तो ऑनलाइन से खाना पूर्ति है, चल तो आया ऑनलाइन, चल रहा ना ऑनलाइन, जो ऑफलाइन है वही ऑनलाइन चल रहा है। तो हमेशा मैसेज आता रे सर दिखते ही नहीं हैं, आवाज नहीं आती है। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मगर अमेरिका में नहीं पढ़ रहे हैं, और भारत के इंडिया गेट पे भी नहीं पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इलाहाबाद के तराई क्षेत्र में है। सलोरी कैसा इलाका है? मार्जिनल है, एकदम पीछे पिछड़ा हुआ। तो इस क्लासरूम में कैसा नेटवर्क आएगा? बार बार हम देखते हैं रेड हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, कैसे संभव है? तो आप लोग बताइए फिर कैसे किया जाएगा क्लास? अगर देखिए 31 जनवरी को तो पता नहीं क्या है, इसको क्या आएगा, लेकिन अभी तो आदेश आ गया है कि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कोचिंग का एकदम बाद में देते हैं ना, शाम वगैरह देंगे एकदम रात में, कहीं कोचिंग असल में डीएम जारी करता है ना वो, तो डीएम जारी करेगा कोचिंग शिक्षण संस्थान। लाइब्रेरी का नहीं आता है कुछ ऐसा गाइडलाइन, जैसे नीचे देखना लाइब्रेरी चल रही है, हाँ हाँ बस वही उसी में आ ही रहा हूँ।
अगर पुलिस आती है तो आप लोग कहिएगा ये लाइब्रेरी है, ये जो सामने खड़े लाइब्रेरियन है। सही कर्नलगंज में जहाँ हमारी कोचिंग है तो वहाँ एक चाय की दुकान है नीचे, ठेका देखेंगे नहीं आप लोग? कर्नलगंज इलाहाबाद में है। हम टहलते घूमते चले जाए करिए, तो उसकी दुकान बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से 10-12 प्रकार की चाय बेचती है वो। 10 प्रकार की चाय है। मेवे वाली चाय है, अदरक वाली चाय, मसाला वाली चाय, पता नहीं कौन कौन सी चाय है। और दिन भर में वो कम से कम 5 चाय बेचती है। और फिर उसके साथ वाई भी है कि नहीं, बन मक्खन है, लहड़ मैगी है, तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उसका डेली का 20,000 रुपये का टर्नओवर, 20-25 हज़ार टर्नओवर है। तो अब धीरे धीरे मेरे भी विचार बदल रहे हैं। अब मैं क्या करूं बताइए, अगर ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब तो स्कोप तो है ही चाय में कि नहीं है? बहुत तगड़ा स्कोप है, बस आप लोग ऐसे प्रेरित करते रहिए मुझे। अभी आप दिल्ली में भजी नगर में जाएंगे, इसके पहले जब हम गए थे तो एक दुकान थी, श्रीमान चाय, एकदम स्टैंडर्ड। उसके पहले गए थे कड़क वाला थी, तो कड़क वाला से इंस्पायर हुआ श्रीमान। अभी गए तो 3-4 दुकानें खुल गई। कोई इंजीनियर चाय वाला, वो एमटे करके चाय बेच रहा है, MBA चाय। हाँ, यानी अब ये दिखला रहा है कि नहीं, देखिए अगर ऐसे रहेगा, कोचिंग के हालात ऐसे रहेंगे, सोचिए हर साल हम टैक्स भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन टैक्स भर रहे हैं, मकान मालिकों का किराया भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो बिल भरना ही पड़ेगा। तो कैसे, कहाँ से चीज़ मैनेज होंगी? और सब दुकानें चल रही हैं, लेकिन नहीं, शहर में लग रहा है कहीं कुछ समस्या है। नहीं, सोचिए जरा, लॉकडाउन तो लगा है यूपी में, कहीं लगा है लॉकडाउन? सिर्फ और सिर्फ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद है, बिना किसी लॉजिकल रीजन के। इतना भगदड़ हुआ, कोरोना नहीं फैला। अब तक तो सारे पुलिस वाले कोरोना में हो गए होते। क्या सोच करके ये सब हो रहा है? समस्या है। ये देखिए, अभी एक टीचर ने आत्महत्या कर लिया। एक टीचर ने, बड़े होंगे, आत्महत्या कर लिया उसने। वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा, लखनऊ का टीचर था, सुसाइड कर लिया उसने। अभी तक लड़के कर रहे थे क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अब टीचर कर रहे हैं। तो कहने सेंस ये है कि आने वाले समय में जिस राज्य में हम लोग हैं, वो साबित हो जाएगा कि हम लोग गलत राज्य में हैं। हाँ? अब हम भी तो यहीं जुड़े हुए हैं, हम तो सही बता रहे हैं। अब जल्दी ही एस्केप कर जाएंगे अगर ऐसे रहा तो। हमने से पहले कहा भी था, अगली बार हम बंद किए तो बंद कर देंगे। तो देखिए बार बार ये प्रेशर आ रहा है ना, तो आप लोग थोड़ा सा समझिए हालात को। तो हम तो क्लास चलाएंगे, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा नोटिस आता है या पुलिस आ भी जाती है तो पुलिस से कहिएगा कि देखिए हम लोग सिविल के स्टूडेंट हैं और ये कोचिंग नहीं चल रही है। क्या चल रही है? तो लाइब्रेरी के नाम पर हम लोग चला पाएंगे। और वैसे भी वनडे के छात्रों में और सिविल के छात्रों में तो अंतर है ना। वनडे के छात्र थोड़ा उग्र ज़्यादा हो जाते हैं और सिविल के छात्र थोड़ा गंभीर ज़्यादा होते हैं। तो नौकरी किसको पहले चाहिए, वनडे को या सिविल को?
वनडे को चाहिए ना, तो वो ज़्यादा उग्र हो जाता है पटना में, जहानाबाद में, हैदराबाद में, राजस्थान में। अच्छा, ये पूरे भारत में चल रहा है, ये पूरे भारत में चल रहा है। कौन सी नौकरी लिए ये सब हुआ है? आरआरबी, अच्छा एनटीपीसी, ग्रुप डी। क्या था केस में? एक ही, अच्छा उसी रिजल्ट में, अच्छा कई पोस्ट पे। हाँ, तो ये जानबूझकर किया गया होगा कि वो लेगा तो एक ही पोस्ट है कि नहीं, और जब एक ही पोस्ट लेगा कौन है मंत्री अभी? चलिए ठीक है, अब क्या किया जाए। तो सरकार बदल ली है, फिर आप लोग यही कर सकते हैं, क्यों? लेकिन सरकार बदलने से रिजल्ट बदलना चाहिए। अगर सरकार बदलती है तो रिजल्ट बदलना चाहिए, तो रिजल्ट बदलिए। तो केंद्र तो राज्यों का संघ है, लेकिन लगता नहीं है कि कोई सुधार ऐसे होगा। भाजपा जाएगी तो सपा आएगी। सही बात है। अब लोग थोड़ा बदल जाएंगे, काम करने वाले, क्यों? जो अभी काम कर रहे हैं, जो अधिकारी अभी वही रहेंगे, जो सबऑर्डिनेट है वही रहेंगे। चलिए, तो निर्णय यही लिया गया है कि क्लास चलाई जाए। ठीक है, क्लास हम लोग चलाते हैं। कल संभवतः शायद बंद करना होगा, कल बंद कर देंगे। 29 को आप लोग टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 30 को भी टेस्ट दीजिएगा, फिर 31 से हम लोग क्लास चलाएंगे। 1 तारीख को मौनी अमावस्या है, समझिए बात। पहली बार हम ये शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है इस दिन, बहुत भीड़ रहेगी, तो हो सकता है एक को हम लोग फिर से बंद करें, ठीक है। लेकिन फिर 2 से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो बंद नहीं करेंगे, देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, 1 हफ्ते का दिया था प्रसाद, वो खत्म हो गया है ना। 17 जनवरी को प्रसाद दिया था, 23 तक खत्म हो गया। अब 23 को जो दिया है वो 30 को खत्म हो जाएगा। अब प्रसाद शायद नहीं दे पाएंगे हम, कितना प्रसाद देंगे, है ना। वो बार बार इसलिए फ़ोन कर रहे हैं कि सर बहुत रिस्क है, बहुत खतरा है। कह दिए इतना, कह रहे इतना खतरा है कि बस हम लोग कहीं बता नहीं रहे हैं। नहीं, सहयोग नहीं चाहिए। लेकिन बस ये है, कहीं इस बात को देखिए, हम तो थाना जहाँ मेन है वहाँ चला रहे हैं, मतलब थाने के सीट्स पर चला रहे हैं। वहीं से यहाँ से थाना होता है ना, सलौरी वाला थाना, छोटा भगाड़ा वाला थाना, जो भी है वहीं से संचालित हो रहा है। तो अब वो चूँकि एक बार समझ गए हैं कि इनको कोचिंग से कुछ ज़्यादा ही इनकम होगी, तभी ये ऐसा कर रहे हैं। उनको क्या पता हम कोचिंग किस लिए खोल रहे हैं। हमने कहा हम स्टडी को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहते। बाकी नए बच्चे कहाँ, अब सब चले गए फिर मेरे घर। तो कह रहे हैं आप ठीक है, हम लोग चीज़ें मैनेज करते हैं। तो जब हंगामा हुआ 25 तारीख को, तो 25 की रात में हमको मैसेज करना पड़ा ना आप लोगों के पास कि ऐसी स्थिति हो गई, क्योंकि हमारे पास फ़ोन आया कि आप 26 को कोचिंग ना खोलिएगा। 3 कारण गिनाया इन्होंने। एक तो ये पुलिस और छात्रों बीच दंगा। तो जैसे हमने सुना हमें बड़ी हंसी आई। हम आप ये बात क्या कह रहे हैं, पुलिस और छात्रों बीच दंगा? वही स्टेटमेंट लिखा था हमने मैसेज में। फिर उनका दूसरा रिपब्लिक डे है, तीसरा आचार संहिता चल रही है।
आचार संहिता में पुलिस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो बिना वकील बिना दलील है कि नहीं। चलिए, तो कल हम लोग शायद बंद रखेंगे, लेकिन फिर 31 को क्लास हम लोग ओपन करेंगे। तो टेस्ट दीजिएगा मेंस का और प्रीलिम का भी। तो देखिए, एक बुकलेट दे दी है आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, को रूम पे पढ़िएगा। हम लोग आगे जो उस बुकलेट में नहीं है इसको यहाँ पढ़ेंगे। तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक पहुँचे, क्यों? उसके बाद क्या था कॉपी में? उसके बाद क्या था? मानव विकास अवधारणा की बात क्या है? और चलिए, मानव विकास की अवधारणा हेडिंग लगाइए, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा। तो मानव विकास किसे कहते हैं बताइए आप लोग? व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? तो विकास समझ गए, आर्थिक विकास समझ गए। तो मानव विकास पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया? मानव विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक। यस, देखिए, हाँ, मानव विकास शब्द से आशय, मानव विकास शब्द से आशय मनुष्य के उस सर्वांगीण विकास से है मनुष्य के उस सर्वांगीण विकास से है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, कौमा जीवन स्तर, कौमा जीवन प्रत्याशा, कौमा शिक्षा का स्तर, जैसे आयामों को शामिल किया जाता है, जैसे आयामों को शामिल किया जाता है, फुल स्टॉप। मानव विकास शब्द का सबसे पहले, मानव विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था और इन्हीं को ही मानव विकास सूचकांक
इन्हीं को ही मानव विकास सूचकांक का ब्रैकेट में HDI, मानव विकास सूचकांक HDI का जनक कहा जाता है। जिसमें मुख्य रूप से जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय आयामों का और प्रति व्यक्ति आयामों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप। वैसे चेंज करिए। HDI एक ऐसा सूचकांक है, HDI एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। फुल स्टॉप। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस देश की जीवन प्रत्याशा शिक्षा स्तर एवं GDP प्रति व्यक्ति अधिक होती है, उसे अच्छा मानव विकास वाला देश कहते हैं। जबकि इसके विपरीत इन सभी मानकों में कमजोर देशों को निम्न मानव विकास वाला देश कहा जाता है। फुल स्टॉप। वैसे चेंज करिए। वर्ष 1990 से UNDP वर्ष 1990 से UNDP फुल फॉर्म जानते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP के द्वारा HDI का प्रतिपादन किया जा रहा है। HDI का प्रतिपादन किया जा रहा है।
जो प्रतिवर्ष मानव विकास के मानकों के आधार पर विश्व के देशों की सूची बनाती है, जिसमें 189 देशों में भारत का स्थान 2020 की रिपोर्ट के आधार पर 131 है। 131 है, जबकि 2019 में भारत 129वें स्थान पर था। 129 129वें स्थान पर था। फुल स्टॉप। यह प्रदर्शन, आगे लिखिए, यह प्रदर्शन भारत के पिछड़ने को प्रदर्शित करता है। भारत के पिछड़ने को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बनेगा? किसके द्वारा प्रकाशित होता है? यूएनडीपी के द्वारा। इसका जनक कौन है? महबूबुल हक। और कौन कौन से आयाम हैं? 3 आयाम हैं। हाँ, और भारत की रैंकिंग क्या है? 131। आपको एक शीट बनवाए थे हम मानव विकास सूचकांक की, निकालिए। एक शीट आपके पास होगी। जब मानव विकास सूचकांक शीट ले आइए, जो बंटवाए थे बार, शीट में होगी मानव विकास सूचकांक का शीट। कई सारे इंडेक्सेस है उसमें। मिला? नॉलेज को आप कैसे परखें किसी के? ऐसा माना जाता है कि अगर आप शिक्षित हो रहे हैं तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन नहीं, तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। तो देखिए, आदिवासियों को ज्ञान है मगर आदिवासी शिक्षित नहीं है, लेकिन जो शिक्षित है उनका ज्ञान थोड़ा सा बेहतर है। अब जैसे समझदारी है कि नहीं, समझदारी और पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, ये संबंध है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझदारी में पढ़ाई जोड़ेंगे, समझदारी और अच्छी हो जाएगी। समझ का पढ़ाई से कोई संबंध है नहीं। जब आप GS4 पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक आता है इंटेलिजेंस।
इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। अच्छा, आप अक्सर सुनते होंगे किसी IIT ने आत्महत्या कर लिया, किसी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, इलाहाबाद में सलोज में लड़के आत्महत्या कर ले रहे हैं पढ़ लिख कर के बावजूद। एक गंवार है, ठेला चला रहा है, खूब मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। तो समझदारी किसके अंदर ज़्यादा है, जो आत्महत्या कर रहा है या जो नहीं कर रहा है? जाहिर सी बात है, आत्महत्या नहीं कर रहा है उसमें समझदारी ज़्यादा है। तो समझदारी का ना इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग ये थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जितने भी इंडेक्स बनाए जाते हैं, अब इंडेक्स बनाने का मतलब ये है कि हमें कुछ गणना करना पड़ेगा। गणना करना, सूचकांक, अगर हम 100 के आधार बना देखेंगे कि 100 से ऊपर है या 100 से नीचे है, और गणना करने के लिए हमें कुछ ऐसे तो मानक चाहिए ही। इसलिए ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अब धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं थे तो समझदार नहीं थे, या उनका ज्ञान किसी से कम रहा होगा। तो एम्पिरिकल नॉलेज होता है, एम्पिरिकल, आपका अनुभविक है कि नहीं, एक अनुभविक अध्ययन है। हाँ, अब ये तो अलग मैटर है। इसलिए तो भारत जैसे देशों का सूचकांक बहुत पीछे है, हम 131 पर हैं। पाकिस्तान जैसे देश ने जब ये बात की कि हम मानव विकास की बात कर रहे हैं, तो पूरा संयुक्त राष्ट्र बहुत आश्चर्यचकित था। आप ये भी कहेंगे पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं बहुत होती हैं, आतंकवादी बहुत पाए जाते हैं, क्रूरता बहुत हद तक है। तो जब उन देशों ने मानव विकास की बात किया तो अपने आप में ये आश्चर्य की बात है। लेकिन फिर भी अब संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य है वो यही है, विश्व के सभी राष्ट्र को संयुक्त किया जाए। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य यही तो है कि संयुक्त राष्ट्र है, यानी सभी को संयुक्त किया जाए, जोड़ा जाए। तो उसी में अच्छा, इसलिए HDI की फिर आलोचना होने लगी। इसलिए हम इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI लाते हैं, IHDI। अब HDI नहीं, अब क्या आ रहा है, IHDI, यानी असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। तो हम अब असमानता का समायोजन कर ले रहे हैं उसमें। देखिए, एक रिपोर्ट इसमें थी, भारत की स्थिति ये हो गया, नॉर्वे इतना ही था, इसमें कुछ नहीं था। चलिए, तो डेटा आप यहां से ले लीजिएगा। ये भारत के पड़ोसी देशों में भूटान, लिख लीजिए नीचे। देखिए, भारत का मानव विकास सूचकांक वर्तमान में, भारत का मानव विकास सूचकांक वर्तमान में भूटान जैसे छोटे देश से भी खराब स्थिति में है। भूटान जैसे छोटे देश से भी खराब स्थिति में है। जबकि पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान भारत से खराब स्थिति में है। भारत से खराब स्थिति में है। और चीन, श्रीलंका भारत से अच्छी स्थिति में है। चीन और श्रीलंका भारत से अच्छी स्थिति में है।
फुल स्टॉप। वर्तमान में चीन का मानव विकास सूचकांक 12 स्थान की ऊंची छलांग लगाकर 12 स्थान की ऊंची छलांग लगाकर 85वें स्थान पर है, 85th प्लेस, 85वें स्थान पर है। जबकि श्रीलंका कितने स्थान पर है? 72वें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका 72वें स्थान पर है। यहां तक कि फुल स्टॉप के बाद यहां तक कि अल्बानिया, क्यूबा, ईरान, कुवैत, जॉर्जिया और कुछ खाड़ी के देश भी भारत से अच्छी स्थिति में हैं। कुछ खाड़ी के देश भी भारत से अच्छी स्थिति में हैं। तो खराब स्थिति है भारत की ना, बहुत आगे है। चीन हमसे, श्रीलंका आगे है, कुवैत, तो कुवैत में तो तेल ही तेल है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है नहीं। हम लोग कल ही बात कर रहे थे, जी विदाउट डी नेशन, ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। तो जहाँ पर लैंगिक असमानताएं हैं, जहाँ पर मानवाधिकार का बहुत उल्लंघन है, जहाँ आँख के बदले आँख का कानून है, खाड़ी देशों क्या है? आँख के बदले आँख का कानून। वहाँ मानव विकास हमसे अच्छा है। या तो मानव विकास के मानकों को ही गलत मान लिया जाए, या तो भारत को एक पिछड़ा हुआ मानव विकास वाला देश माना जाए। तो क्या चुनेंगे आप? भारत एक पिछड़े मानव विकास वाला देश है, या मानव विकास सूचकांक के मानक ही गलत है? तो फिर अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि आप खाड़ी देशों में रहना चाहेंगे या भारत में, तब आप क्या कहेंगे? भारत में। श्रीलंका गुलामी की तरफ है, स्थिति खराब है, फिर भी उसका मानव विकास अच्छा है। तो आप इस आधार पर निर्णय लेंगे कि श्रीलंका का मानव विकास अच्छा है, तो जाहिर सी बात है अगर मानकों में जाएंगे तो आपको श्रीलंका जाना चाहिए, चीन जाना चाहिए, खाड़ी के देश जाना चाहिए। देखिए, एक कारण ये है कि सब बड़े छोटे देश हैं, है कि नहीं? ये सब बड़े छोटे देश हैं, तो छोटे देश होने के नाते जो मानक हैं वो तेजी से पूरे कर लेते हैं। शिक्षा के स्तर को तेजी से पूरा कर लिए। अब मान लीजिए मानक है नामांकन दर, स्कूल में नामांकन दर, तो स्कूल में नामांकन दर एक मानक है, इसमें संकेतक है। तो मान लीजिए अब इलाहाबाद में कोई स्कूल है और 5 लाख लोग हैं, तो सिर्फ 5 लाख लोग से 1 लाख लोग गए, परसेंटेज कम हो गया। और खाड़ी देश में एक स्कूल है, वहाँ सिर्फ 500 लोग हैं और 400 लोग चले गए, तो परसेंटेज ज़्यादा हो गया। वो हाँ, उस नहीं, नामांकन पहले नामांकन निकाला जाएगा, कितने वर्ष तक पढ़े हैं ये भी निकाला जाता है। अब देखिए, हम लोग ये नहीं सीखना है निकाला कैसे जाता है, हमें बस ये जानना है कौन कौन संकेतक हैं। तो अब देखिए, हम बता रहे हैं ना क्या रीज़न है, श्रीलंका हमसे आगे क्यों है।
सर इसका एक बार माने बता दीजिए कैसे निकाला जाता है एक बार, क्योंकि सर इसमें एक कंफ्यूजन रहता है, नामांकन के आधार पर निकाला जाता है कि जो उपस्थित होते हैं मतलब स्कूल में उसके आधार पर निकाला जाता है? और देखिए दोनों ही है, एक तो उपस्थिति वर्ष कितना है, 5 वर्ष से लेकर के आपने नाम लिखवाया है पहले 5 वर्ष की अवस्था में, तो 5 वर्ष के बाद कितने वर्ष तक आप उपस्थित रहे। भारत में जो कमजोर शिक्षा प्रणाली है वो प्राइमरी नहीं है, क्लास 8 के बाद कमजोर है। पहले क्लास 5 के बाद कमजोर थी, अब 8 के बाद, यानी 8 तक बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं गांव वगैरह में या शहरों में भी। तो अभी बहुत से देशों में क्या है, जो अगर 8 का हम मानते हैं या 10 साल का मानते हैं, तो 10 साल तक भारत की तुलना में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, संख्या नहीं प्रतिशत ज़्यादा है। तो प्रतिशत और संख्या में अंतर है ना, हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा हो सकती है मगर प्रतिशत में हम क्या हैं, कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मास बहुत ज़्यादा है। तो भारत का पीछे होने का रीज़न ये भी है कि जब हम भारांक लेते हैं या उसका हम परसेंटेज लेते हैं तो हम उसमें पीछे हो जाते हैं। वरना सोचिए कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा पीछे नहीं भारत से, कितना है 133 है ना, 133 है, 2 रैंक का डिफरेंस है बस, जबकि बांग्लादेश हमसे बहुत कमजोर देश है। तो चूंकि इसमें हम एक मानक लेते हैं प्रति व्यक्ति आय वाला भी, तो जो खाड़ी के देश है उनका जीडीपी क्या बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात, जहाँ जनसंख्या कम रहेगी कमाई ज़्यादा रहेगी, पीसीआई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो एक मेन का सवाल हम लिखवा रहे, उसका आंसर भी हम लिखवाएंगे, लिखिए, उसी में हम संकेतक और भारांक बता देंगे। लिखिए, ऐसे क्या कारण हैं कि, ऐसे क्या कारण हैं कि भारत कम उदारवादी देशों की अपेक्षा, कम उदारवादी देशों की अपेक्षा अधिक उदारवादी होने के बावजूद, अधिक उदारवादी होने के बावजूद मानव विकास सूचकांक में लगातार वर्षों में, मानव विकास सूचकांक में लगातार वर्षों में पीछे ही रहा है, लगातार वर्षों में पीछे ही रहा है। क्वेश्चन मार्क, यदि, इसमें आगे लिखिए, यदि सूचकांकों और आयामों की बात की जाए तो, यदि सूचकांकों और आयामों की बात की जाए तो भारत अपने से ऊंचे, भारत अपने से ऊंचे मानव विकास वाले देशों की तुलना में ज़्यादा अच्छी स्थिति में नजर आता है, ज़्यादा अच्छी स्थिति में नजर आता है।
इसके बावजूद यूएनडीपी द्वारा जारी सूचकांक में पिछड़ जाता है। समझाइए, समझाइए। तो देखिए, सवाल एक है, नेचर दो है, दो खंड का सवाल है, मगर सवाल एक ही है कि नहीं? तो दोनों का जवाब एक होगा। तो अगर हम इसके आयाम जान लें, इसके संकेतक जान लें और इसका हम भार जान लें और ये भी देख लें कि रीजंस क्या हैं, तो बताना क्या है इसमें, कि आखिर वो रीजंस क्या है कि भारत का HDI अपने से खराब देशों की तुलना में खराब है। क्यों? तो अपने से खराब देश, भूटान से खराब है, श्रीलंका से खराब है, खाड़ी देशों से खराब है, तो भारत तो इन सब देशों से काफ़ी अच्छा है। तो चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आधारभूत संरचना के मामले की बात करें, शिक्षा के स्तर की बात करेंगे, तो भी जितनी हायर यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ हैं उतनी शायद श्रीलंका में नहीं है, या खाड़ी देशों में शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करेंगे तो अब भारत में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ रहा है। हमें लगता है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही चाहते हैं, कि नहीं भेजना चाहते? आप जिस एरिया से आ रहे हैं, जहाँ पर हैं, तो वहाँ पर अब हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। एक तो पहले ट्रेंड ये डेवलप हुआ, दूसरा ये डेवलप हो रहा है कि अब वो इंग्लिश मीडियम भेजना चाह रहे हैं, है कि नहीं? दूसरा ट्रेंड ये डेवलप हो गया। ये दूसरा ट्रेंड थोड़ा गड़बड़ है, इंग्लिश मीडियम भेजना एक गड़बड़ ट्रेंड है और ये ट्रेंड डेवलप कराया गया है। तो हो सकता है आने वाले समय में भाषाओं के आधार पर मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया जाए कि एक देश के नागरिक कितनी भाषा जान रहे हैं, एक मानक और जोड़ दिया जाए, भारत के नागरिक कितनी भाषा जानते होंगे भारतीय भाषाओं को छोड़कर। मुश्किल है ये बता पाना, क्योंकि पहले तो भारत में रह करके भारत की ही सब भाषाएं जान जाएं। क्यों? भारत में रहकर तो भारत में लगभग जितनी भाषाएं आपकी मुद्रा पर छपती हैं वही आप जान जाइए। तो आपकी मुद्रा पर कितनी भाषाएं हैं? 17 भाषाएं हैं, है कि नहीं? तो आपसे 2 भाषा जानने उसमें, हिंदी और अंग्रेजी, नेपाली छपती है। तो ये थोड़ा सा कड़ा मानक होगा। ये बहुत पहले का आर्टिकल था द हिंदू का कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट को और अच्छा ले जाना चाहते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि एक देश के नागरिक क्या दूसरे देश में अपने विकास के साथ वो न्याय कर पाते हैं। तो चूंकि जब भारत के लोग अमेरिका जा रहे हैं तो अंग्रेजी तो बोल रहे हैं लेकिन अमेरिकन नहीं बोल पा रहे हैं। अमेरिका के लोग भारत तो आ रहे हैं अंग्रेजी बोल, मगर वो इंडियन इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। तो इंडियन इंग्लिश अलग है ना, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, तो इंग्लिश भी सब अलग अलग है। अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश, तो एक बहुत कड़ा मानक हो जाएगा कि किसी भी देश का नागरिक कितने देशों की भाषा जाना है, तो फिर उसके लिए सबको गाइड बनना पड़ेगा। जो ताजमहल घुमाता है उसको कई भाषाएं आती हैं, वो रशियन भी बोलेगा, स्पेनिश भी बोलेगा, स्कॉटिश भी बोलेगा। अच्छा, हम लोग सारी टेंडेंसी ये है कि अगर हम लोग दूसरी भाषा सुनते हैं तो उसको हमेशा अंग्रेजी ही समझ लेते हैं। अगर स्कॉटलैंड का कोई नागरिक बोल रहा है, स्कॉटिश बोलेगा, तो आप लगे अंग्रेजी बोल रहा है, क्योंकि वास्तव में अगर स्कॉटलैंड के नाम से आपने कहा कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो गुस्सा हो सकता है। तो इस पर एक रिसर्च हुआ, सर्वे हुआ कि मानव विकास को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इन सब में सबसे पीछे अफ्रीका के देश पाए गए,
क्योंकि अंदर तो बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है। लेकिन अभी हमने आपको 2-4 नाम देश के लिखवाए अफ्रीका के, जिनका HDI अच्छा है कि नहीं। तो छोटे छोटे देशों का HDI इन मानकों के आधार पर अच्छा हो जा रहा है। इसलिए 2011-12 में ये कहा कि अब हमें HDI नहीं चाहिए, हमें IHDI चाहिए। तो पहले तो इसके हम 4 आयाम लिख लें और 7 संकेतक लिख लें। कौन कौन से हैं? आंसर लिखिए लिखिए लिखिए। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक के आयामों में और इनके संकेतकों में संबंध को स्थापित करते हुए UNDP HDI का निर्माण करती है। UNDP HDI का निर्माण करती है। फुल स्टॉप। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कॉमा एजुकेशन, और क्रय शक्ति क्षमता, तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं। जबकि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यह निर्धारित करती है कि उस व्यक्ति का जीवन कितना प्रत्याशित है, और तीन आयामों के सूचकांकों की गणना में UNDP जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जिसमें लंबा और स्वस्थ जीवन, या स्वस्थ जीवन शामिल है। शिक्षा सूचकांक,
जिसमें शिक्षा का स्तर शामिल है। कॉमा आय सूचकांक, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। फुल स्टॉप ऐसे चेंज करिए। जीवन प्रत्याशा सूचकांक और शिक्षा सूचकांक में असमानताएं विभिन्न देशों के स्तर पर मिलती हैं। फुल स्टॉप। शिक्षा सूचकांक के अंतर्गत विद्यालय सूचकांक के औसत वर्ष, विद्यालय सूचकांक के औसत वर्ष और विद्यालय सूचकांक के प्रत्याशित वर्ष। अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आएगा। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो विद्यालय सूचकांक के औसत वर्ष और विद्यालय सूचकांक के प्रत्याशित वर्ष शामिल किए जाते हैं। फुल स्टॉप। आय सूचकांक के निर्धारण में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, के संदर्भ में प्रति व्यक्ति की भागीदारी देखी जाती है। फुल स्टॉप। पैसे चेंज करिए। अब चूंकि भारत के पास संसाधन तो हैं, परंतु ना तो संसाधनों का अनुकूलतम दोहन, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, हो पाता है। और संसाधनों का उपभोग करने वाली जनसंख्या भी विशाल है। उपभोग करने वाली जनसंख्या भी विशाल है। स्टॉप। निम्नलिखित कारणों से यह समझा जा सकता है कि
भारत एक अच्छा देश होने के बावजूद भारत एक अच्छा देश होने के बावजूद अपने से कम उदार देशों की अपेक्षा खराब मानव विकास सूचकांक में क्यों शामिल है? खराब मानव विकास सूचकांक में क्यों शामिल है? पहला पॉइंट लिखिए, भारत की आर्थिक स्वभाव की प्रवृत्ति, इकोनॉमिक नेचर टेंडेंसी। दूसरा, अधिकतम कल्याणकारी राज्य की सोच। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण का अभाव। अधिक मानव अधिकारों की स्वतंत्रता। लचीले संवैधानिक उपबंध। अगला, लचीले संवैधानिक उपबंध। तकनीकी अक्षमताएं। धुर विरोधी पड़ोसी बाधाएं। कितने हो गए? 5 7 हो गए। और क्या लगता है आपको कि भारत को और अच्छा होना चाहिए था, क्यों नहीं अच्छा हो पा रहा है? तो देखिए, संवैधानिक उपबंध भी बहुत ज़्यादा पीछे कर देते हैं। इतने लचीले संविधान में हम लोग हैं कि किसी को गलत साबित करने के लिए बहुत वक्त लग जाता है और किसी को सही साबित करना भी उतना कठिन है नहीं? तो ये भी है जो हमारे उदारवादिता का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। ज़्यादा उदारवादी होने से भी मानव विकास कमजोर हो रहा है कि नहीं? ज़्यादा अब लिबरल है, उसका नाम सुने से अजमल आमिर का साहब का, उसने पूरी दुनिया के सामने सबको गोली मारी, उसको फांसी देने में बहुत वक्त लग गया। हाँ, बहुत उदारवादी हो जाते हैं। अच्छा, हमारी जो नेचर ऑफ इकोनॉमी है वो भी बहुत ज़्यादा कल्याणकारी है। हाँ, रूढ़वादिता भी लिख सकते हैं। तो इसलिए तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात की जा रही है मनो विकास सूचकांक में ना, कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाइए, सूचकांक अच्छा करिए। क्या चीज़? जो WHO है वो जो स्वास्थ्य में जो भारत में जो निष्क्रिय नहीं, अब किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं,
WHO का गैर जिम्मेदाराना होना, WTO का होना, वर्ल्ड बैंक, ये हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, अनदेखी डाल सकते हैं, लिख लीजिए, वैश्विक संगठनों की भारत के प्रति अनदेखी। देखिए, वैश्विक संगठनों की भारत के प्रति अनदेखी। और क्या है, और क्या डाल सकते हैं? एनजीओ शिक्षा स्वास्थ्य पर कम निवेश। हाँ, GDP के रूप में, अच्छा पॉइंट, लिख दीजिए। हाँ, GDP के प्रतिशत के रूप में, GDP के प्रतिशत के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम खर्च करना। और क्या कर सकते हैं? और एक पॉइंट और बताइए कोई लोग। ऋणग्रस्तता भी रीजन है ना? इसलिए हमारा प्रति व्यक्ति आय भी क्या है, कमजोर है। लिख लीजिए, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, देवनागरी में लिख लीजिए, ब्रेन का ड्रेन होना, ब्रेन ड्रेन। ठीक।